हेलो एवरीवन, मैं भीम प्रसाद आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट आईक्यू में आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर भी करिए। इस चैनल के माध्यम से आपको विविध विषयों के टेस्ट देने को मिलेगा। इससे आप परख सकते हैं आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक पहुंची हुई है। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे तो मैं आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेस भी दूंगा, गणित की भी क्लासेस दूंगा, ज्योग्राफी की भी क्लासेस दूंगा। परंतु जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो बस आप लोगों से इतना निवेदन है, चैनल को मोनेटाइज कराने में थोड़ा सा सहयोग करिए ताकि हमारा एक जो आत्मबल है वो बढ़े। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं और आप लोग अभी इसकी व्याख्या देखिएगा। मैं एक एक प्रश्न में कई सारे उत्तर दे रहा हूं व्याख्या के माध्यम से। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषताओं को चित्रित करता है? उनके पास विशाल महल और मंदिर थे। ये देवताओं के स्त्री और पुरुष दोनों स्वरूपों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों, ये रथ है, रथों का प्रयोग करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी एक दो और तीन सभी, और जो हमारा डी है उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए इसका जो सही उत्तर, आइए हम पहले व्याख्या देख लेते हैं। देखिए उनके पास विशाल महल और मंदिर थे, तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक जो खुदाई से पुरातात्विक साक्ष्य में मिले हैं उनसे अभी तक हमें कोई भी विशाल महल या मंदिर नहीं मिला है। वे दूसरा जो हमारा कथन है, वे देवताओं के स्त्री और पुरुष दोनों स्वरूपों की पूजा करते थे। ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि मातृ देवी की प्रतिमा हमें मिली हुई है, अर्थात एक टेराकोटा अर्थात मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी या किसी माता की प्रतिमा मिली हुई है। इससे सिद्ध होता है कि वे उनकी पूजा करते थे। साथ ही हमें एक साधु की प्रतिमा मिली हुई है जो कि एक शाल ओढ़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग पुरुष की भी पूजा किया करते थे। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो स्त्री और पुरुष के दोनों स्वरूपों की पूजा करते थे, क्योंकि हमें लिंग और योनि के प्रतीक भी मिले हुए हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि वे देवताओं के स्त्री और पुरुष दोनों स्वरूपों की पूजा करते थे। तो हमारा जो दूसरा कथन है वो सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि घोड़ों द्वारा रथों का प्रयोग जो हमारे वैदिक काल के लोग थे वो करते थे। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं पहले। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से एक भी मंदिर जैसा ढांचा नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। ये लोग आमतौर पर निम्नलिखित की पूजा करते थे: पशुपति महादेव, लिंग और योनि। प्रजनन शक्ति के उपासक के तौर पर लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। पीपल का वृक्ष, ऊबड़ वाला बैल, एक सींग वाला जानवर, वास्तव में शायद गैंडा होता था,
खुदाई में मिले मातृ देवी की मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ है। यहाँ पर आप धड़, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक तथा पशुपति मोहर आदि से स्पष्ट होता है कि ये लोग स्त्री तथा पुरुष दोनों स्वरूपों की पूजा किया करते थे। तो इन्हीं सब जो पुरातात्विक साक्ष्य में मिले हैं, इनसे सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो स्त्री और पुरुष के दोनों स्वरूपों की पूजा किया करते थे। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग वैदिक सभ्यता के लोग करते थे, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इस आधार पर जो है हम अपने प्रश्न को सही उत्तर दे सकते हैं। हमारा इसमें जो सही उत्तर हो गया वो हो गया हमारा ए। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में रतनी कहा जाता था। ए है हमारा राज्य के धनी महाजनों को, बी है हमारा राज्य के उच्च पदाधिकारियों को, सी है हमारा कीमती स्वर्ण आभूषण को, और डी है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, सोच करके उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। आइए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के मंत्री, दरबारीगण तथा विभागाध्यक्षगण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। सेनानी जो कि सेनापति होता था, सूत इसको राजा का सारथी होता था, ग्रामीण गांव का मुखिया होता था, भाग दूत कर संग्रह करता होता था, संग्राहिता कोषाध्यक्ष होते थे, छाता प्रतिहारी होते थे, वच्छवाप पासे के खेल में राजा के सहयोगी होते थे, गोबी कर्तन जंगल विभाग का जो प्रधान थे वो उनको गोबी वर्धन कहते थे, गोबी कर्तन। पागा गल जो होते थे ये विदूषक होते थे। महिषी जो मुख्य रानी होती थी राजा की, उन्हें महिषी कहते थे। पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाला व्यक्ति होता था, और युवराज राजकुमार को कहते थे। तो ये 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। आप ये भूल भी जाएं तो बस इसे याद रखिएगा, जो रत्नी होते थे वो जो राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे वही होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन मैसूर, हैदराबाद, अवध और तंजौर। देखिए हमने प्राचीन भारत के इतिहास के साथ हमने सोचा बीच बीच में हम एक दो क्वेश्चन आधुनिक भारत का लेकर के उसकी बहुत अच्छी व्याख्या करें। जैसे कि यहाँ पर अभी हम सहायक संधि की जो व्याख्या करेंगे वो काफी बृहद स्तर पर होगा। जीवन में दोबारा आपको सहायक संधि पढ़नी नहीं पड़ेगी, इस लेवल की इसकी व्याख्या की गई है। मैसूर, हैदराबाद, अवध और तंजौर। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा हैदराबाद। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो हमारा प्रथम राज्य था वो था हैदराबाद। आइए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सहायक संधि क्या होती है? 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड बेलेजली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड बेलेजली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उसकी यह योजना ही सहायक संधि कही जाती है। तो सहायक संधि के क्या क्या प्रावधान थे, आइए हम उसे देख लेते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत
देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वह अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं। इसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिमेंट, आपको कहीं कहीं पर रेजिडेंट भी लिखा मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेजिमेंट या रेजिडेंट एक ही भाव है। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिमेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे उनका क्रम, सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बराड के भोसले, और इसके बाद सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी और भरतपुर। तो आप इनका क्रम याद रख लीजिएगा, ये क्रम से ही हमने इसको सजाया है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनके क्रम से संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि कर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मराठों तथा अंग्रेजों के बीच की गई यह प्रथम सहायक संधि थी। तो ये भी याद रखिएगा कि जो मराठों और अंग्रेजों के बीच प्रथम संधि की गई थी वो थी बेसिन की संधि, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य की गई थी। और इसके तहत जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे वो सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। भोसले ने देवगांव की संधि 1803 और सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 द्वारा बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। होलकर ने अंत तक बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, परंतु दिसंबर 1811 में महेदपुर मध्य प्रदेश के युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स से पराजित होकर अंततोगत्वा जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि द्वारा उसने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। होलकर अंतिम मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। बेलेजली की सहायक संधि में यह भी प्रावधान था कि राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेगी। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। सहायक संधि के तहत बेलेजली का मकसद एक नियत आय का प्रबंध करना नहीं था, बल्कि नेपोलियन, फ्रांसीसी तथा आपसी गठजोड़ से उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकना तथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना था। ये पॉइंट जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो बेलेजली का मकसद था वो नेपोलियन का आक्रमण पूरे दुनिया में व्याप्त था, पूरी दुनिया पर नेपोलियन आक्रमण कर रहा था, तो ऐसे में भारत पर भी आक्रमण करने का जो खतरा था वो बढ़ गया था। तो बेलेजली को लगता था अगर ये देसी राजा अपना शासन इसी प्रकार से करते रहें तो हो सकता है नेपोलियन यहाँ पर आक्रमण करे, आपसी साठ गांठ करके वो यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दे। इसीलिए बेलेजली चाहता था जितनी जल्दी हो सके इन राज्यों पर प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन स्थापित किया जाए, और इसीलिए बेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को लाया। तो एक नियत आय का प्रबंध करना नहीं था, वो फ्रांसीसी और नेपोलियन आदि के द्वारा जो खतरे उत्पन्न हो सकते थे उससे निपटना चाहता था। सहायक संधि में राज्य के राजस्व प्रशासन पर अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं था, अर्थात राजा कितना शुल्क किससे लेगा ये सब सहायक संधि प्रणाली के प्रावधान नहीं थे। भारतीय राजपूतों से सहायक संधि स्वीकार करने का जो मुख्य मकसद था, स्वीकार करवाने का जो मुख्य मकसद था वो था अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो राजपूत राज जोधपुर ने सर्वप्रथम
सहायक संधि को स्वीकार किया। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राजपूत राज्य जोधपुर ने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब सहायक संधि के क्या क्या परिणाम हुए, आइए हम देख लेते हैं। इससे कंपनी को भारतीय राज्यों के व्यय पर एक महान सेना मिल गई, जिससे युद्ध का भार कंपनी के वित्तीय साधनों पर नहीं पड़ता था। इस प्रणाली से कंपनी भारत में फ्रांसीसी चालों को विफल करने में पूर्णतया सफल हो गई। नेपोलियन का भय भी टल गया, कंपनी को प्रभुसत्तापूर्ण प्रदेश मिल गया और उसका साम्राज्य काफ़ी फैला। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं, ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि इतनी अच्छा व्याख्या आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैंने बहुत अच्छे ढंग से इसको जो है तैयार किया है, आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने इस ढंग से इसे तैयार किया है। कुछ फैक्ट है। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, जब वह देसी राजाओं को जो है सेना के बदले धन लेता था, यानी वो अपनी सेना भेजता था और उनसे धन लेता था। तो सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। और अंग्रेजों द्वारा प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। अवध मतलब जो हमारा लखनऊ का क्षेत्र था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाया गया था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए 10 सेकंड के अंदर, इसके बाद हम इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सतारा। आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प या विलय नीति। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चलती आ रही थी। इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के काम को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। राज्यों को हड़पने की यह नीति ही डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए एक राजा है, एक रानी है, उनके कोई पुत्र नहीं है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो जो व्यक्ति की निजी संपत्ति है उस बच्चे का उस निजी संपत्ति पर अधिकार होगा, लेकिन जो राजगद्दी है उस पर उस बच्चे का अधिकार नहीं होगा। यही नीति ही हड़प नीति या विलय नीति थी डलहौजी की। डलहौजी इसके माध्यम से बहुत से राज्यों को हड़पे। आइए इसकी और भी हम देख लेते हैं किन किन राज्यों को हड़पा गया। इस नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का विलय कर लिया गया। तो ये क्रम भी हमें याद रखना है, इसको हमने क्रम से ही सजाया है। सबसे पहले सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर संभलपुर को, फिर बघाट को, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, और इसके बाद आदि राज्यों का विलय कर लिया गया। तो हमें इसका क्रम याद रखना है। सन भले ही हम भूल जाएं ये 1848 में हुआ था या 1849 में, ये हम भले भूल जाएं, पर हमें याद रखना है क्रम को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय 1856 में अवध के तात्कालिक नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया। यहाँ पर जो दत्तक पुत्र वाला सिद्धांत था लागू नहीं हुआ, तो कुशासन का आरोप लगा दिया। अवध का विलय डलहौजी की सबसे गंभीर भूल मानी जाती है। कुछ और फैक्ट है। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। तो जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुछ डायरेक्टरों की एक टीम बनाई गई थी। उन्हीं के माध्यम से कंपनी का प्रशासनिक जो ढांचा था वो काम करता था। तो जब करौली राज्य के विलय का मामला आया तो करौली के मामले में
डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में भारतीय राज्यों की विलय का निर्णय क्यों लिया? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों किया उसने। डलहौजी भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसका विश्वास था कि भारत देश के राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा था क्योंकि इन राज्यों के भारतीय शासक उसका शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं। तो ब्रिटेन का निर्यात घट रहा था और डलहौजी इसके लिए जो देसी शासक थे, देसी राजा थे, उसको जिम्मेदार मान रहा था। इसके अलावा वह यह भी मानता था कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते थे उतने हो चुके हैं और अब उनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है। इसके अर्थात डलहौजी इस उद्देश्य के साक्ष्य के तौर पर इस उद्देश्य के साक्ष्य के तौर पर आप अवध के विलय को देख सकते हैं, क्योंकि अवध अपनी बेपनाह दौलत के साथ मैनचेस्टर में तैयार मालों के लिए, यहाँ पर माल है, मालों के लिए एक अच्छा बाजार बन सकता था। मैनचेस्टर मतलब जो हमारा लखनऊ का क्षेत्र था। अंततः हम कह सकते हैं कि डलहौजी की विलय नीति का उद्देश्य जितने बड़े इलाकों पर संभव हो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया जाए ये था, ताकि इन राज्यों को ब्रिटेन का जो निर्यात वो बढ़ाया जा सके। तो अब हमने क्या क्या समझा, आज हमने सहायक संधि प्रणाली को समझ लिया, हमने समझ लिया डलहौजी की विलय नीति को, और ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसकी जो व्याख्या हमने की है वो इस लेवल का है, आप कई किताबों को ढूंढने के बाद भी इस प्रकार की व्याख्या नहीं पा पाएंगे। और इस श्रृंखला की जो सबसे बड़ी खूबी है, एक प्रश्न के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को कवर कर लेना। देखिए श्रृंखला तभी जारी रहेगी जब आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। तो आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल एग्जाम टेस्ट IQ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो भी बढ़ा रहे। UPSC का एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मुझे ऐसे विषयों का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव और तजुर्बा है, इसलिए भरोसा रखिए जो भी व्याख्या होगी वो बहुत ही अच्छी लेवल की होगी। बस मुझे दिखावापन नहीं आता और ना ही मैं कर पाऊँगा, इसलिए कंसेप्टों वाली बातें होंगी। आप लोगों से बस पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जैसे ही हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छे कंटेंट चाहिए तो एक ही विषय नहीं पढ़ा सकता मैं, कम से कम 8 से 10 विषय पढ़ा सकता हूँ। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, इसके बाद अच्छी क्वालिटी के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।